आप सभी लोगों को राम राम। संडे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फॉक्सवैगन ग्रुप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2030 तक ये लोग ग्लोबल लाइनअप जो है, मतलब ग्लोबल मार्केट में जितनी भी गाड़ियां हैं इनकी, उनमें से आधी गाड़ियों को लगभग ये लोग बंद करने वाले हैं। विश्वास नहीं करोगे आप, बंद करने वाले हैं। स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। स्पेसिफिकली कौन कौन सी गाड़ियां बंद होंगी वो भी नहीं बताया है। साथ में यह भी बोला है कि जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल होंगी, उनके जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, उनके लगभग 70 to 75 वेरिएंट्स को कम कर दिया जाएगा। मतलब 50% गाड़ियां कम कर दी जाएंगी और जितनी गाड़ियां बची उनके 75% वेरिएंट्स को कम कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के पीछे का जो टारगेट इनका वो ये है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई है। फॉक्सवैगन ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि हम फोकस कर सकें एक राइट डायरेक्शन में, उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी डिमांड एक्चुअल में है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसकी डिमांड एक्चुअल में है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि फॉक्सवैगन में सीएनजी गाड़ियां आने वाली हैं या हाइब्रिड गाड़ियां आने वाली हैं, आ जाएंगी, हो सकता है बाद में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि फॉक्सवैगन सीएनजी को कोई टेक्नोलॉजी के तौर पर देखता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जरूर देखता होगा, लेकिन सीएनजी को नहीं देखेगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि सीएनजी कभी आपको फॉक्सवैगन की गाड़ी में देखने को मिलेगी, ऐसा लगता है मुझे। बाकी देखते हैं भाई, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। तो इंडियन मार्केट में फॉक्सवैगन मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा नए नए बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। ऐसे ही सब मध्यम मध्यम चलने वाला है। जॉब्स भी जाएंगी, नो डाउट, जॉब्स भी जाएंगी। इतना सब कुछ लोड ये लोग कम करने वाले हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 मिलियन कम करने वाले हैं, तो जॉब्स भी जाएंगी ऑब्वियसली। सायरोसी भी लॉन्च होने वाली है। कब लॉन्च होगी? जुलाई 23 को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने के पहले इसकी कुछ डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, जैसे कि इसमें दो तरह की बैटरी ऑप्शंस मिलने वाले हैं। वही क्लेविस वाले 42 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, उसमें 443 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, उसमें 526 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। देखो बैटरी सेटअप वही है, लेकिन रेंज ज्यादा है। रेंज ज्यादा इसलिए क्योंकि गाड़ी छोटी है, बैटरी उतनी की उतनी बड़ी की बड़ी लगी हुई है, तो लोड बैटरी पे उतना नहीं है जितना बाकी गाड़ियों पर आ रहा था, इसलिए रेंज ज्यादा है। सिंपल सा मैथ है भाई। डस्टर एक तो बिक नहीं रही है, 1000-1200 यूनिट्स बिक रही हैं इसकी, और पिछले महीने तो ये और कम बिकी है उसके पिछले महीने के कंपैरिजन में। अब डस्टर की बिक्री को और इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एडवेंचर एडिशन को लॉन्च करा है। 13 लाख रुपीज से शुरू होकर ये 15.39 लाख रुपीज तक का मिल जाता है। ये एडिशन एवोल्यूशन वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है, और एवोल्यूशन वेरिएंट से के कंपैरिजन में इसके अंदर आपको 3 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि पेनोरामिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और डुअल जोन एसी। ये 3 फीचर ज्यादा मिल जाते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट एवोल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको दोनों इंजन में मिल जाएगी और दोनों ही ट्रांसमिशन में मिल जाएगी, मैनुअल ऑटोमेटिक जो भी आप लेना चाहते हो, दोनों में आपको ये एडिशन मिल जाएगा। डस्टर हाइब्रिड की मुझे लगता नहीं है बहुत गजब सेल्स होने वाली है, क्योंकि है ना, मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है डस्टर हाइब्रिड बजट में नहीं आने वाली लोगों के। जिस बजट में दूसरी कंपनीज हाइब्रिड लॉन्च करने वाली हैं, जो एक हाइब्रिड का सेटअप बनने वाला है, मुझे नहीं लगता डस्टर हाइब्रिड उस सेगमेंट में लॉन्च होगी। ये थोड़ी प्राइसी होने वाली है, जिस वजह से उतनी सेल्स शायद मुझे लगता नहीं मिलेगी इसको। देखते हैं, बाकी अगर कॉम्पिटेटिव प्राइसेस में लॉन्च किया तो सेल्स मिल भी सकती है, या इसका माइलेज इतना शानदार हुआ तो प्राइसेस नीचे आ सकते हैं और इंपॉर्टेंस माइलेज को ज्यादा मिल सकती है। इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट आ चुका है रोड्स पर, उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है, और इतनी गजब टेस्टिंग चालू हुई है कि एक ही हफ्ते में 2 बार इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। ज्यादातर फोटोज तो एक्सटीरियर की हैं। एक फोटो है जिसमें इंटीरियर हल्का सा दिख रहा है, उसकी टच स्क्रीन दिख रही है, और टच स्क्रीन पहले से बड़ी लग रही है। हो सकता है 13 इंच या 12 इंच के आसपास उसकी टच स्क्रीन हो। इस समय शायद 10 या 10.25 इंच के आसपास टच स्क्रीन मिलती है उसमें, तो पहले से बड़ी टच स्क्रीन है। बाकी इंटीरियर में और क्या चेंजेस होने वाले हैं नहीं पता। टोयोटा वाले कोई ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, हल्की फुल्की ग्रिल्स और जो बम्पर्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं। हेडलैम्प्स को भी ज्यादातर वो टच नहीं करते हैं, ना स्टीयरिंग टच करते हैं। डैशबोर्ड पर हो सकता है कलर थीम वगैरह चेंज कर दें। इंफोटेनमेंट सिस्टम लग रहा है चेंज हुआ है, और बाकी सीट्स की थीम चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस आपको फेसलिफ्ट में देखने को मिलते नहीं है। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता क्या नहीं होता। JSW जेकू J5 SUV के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये लॉन्च होने वाली है इंडिया में लगभग इसी साल, और ये इलेक्ट्रिक में लॉन्च होने वाली है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। लेकिन इस गाड़ी का आइस वर्जन, मतलब पेट्रोल वर्जन, इंडिया में टेस्ट करते हुए होता देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल में भी ये लॉन्च होगी, बट हाँ, ये भी नहीं है कि नहीं लॉन्च होगी।
चांसेस हैं कि पेट्रोल में भी ये गाड़ी यहां पर आ सकती है। ग्लोबल मार्केट में ये गाड़ी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। अगर इंडिया आती है तो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है या दोनों आते हैं, कुछ डिटेल नहीं पता, पहली बार टेस्ट करते हुए इसको देखा गया है। ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर काफी सारी इंक्वायरीज कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं, तो अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर अच्छी खासी अपडेट है। वो ये है, सबसे पहली अपडेट तो ये है कि 24 जुलाई को ये गाड़ी या तो डेब्यू होने वाली है या लॉन्च होने वाली है। जहां तक है फेसलिफ्ट है और डीलर्स के पास ये गाड़ी पहुंचने लगी है, ठीक है, तो मुझे लगता है 24 तारीख को ये लॉन्च ही होगी, डेब्यू नहीं होगी, लॉन्च होगी। डेब्यू होने का कुछ बचा नहीं है इसमें, डीलर्स के पास ही पहुंच गई है, लोग वीडियो बनाने लगे हैं, लोग जा जाके देखने लगे हैं, तो लॉन्च होने डेब्यू होने का तो लॉजिक बचता नहीं है, मुझे लगता है लॉन्च होगी। बाकी अगर आप इसके बारे में हल्का फुल्का जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 1.5 लीटर इंजन के अलावा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है और माइलेज इसमें आपको पहले से बेहतर मिलेगा दोनों इंजन में। 1.5 लीटर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा। मैनुअल में 21.1 के एमपीएल, ऑटोमेटिक में 20.18 के एमपीएल का माइलेज मिलेगा और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में 20.82 के एमपीएल का माइलेज मिलने वाला है। इनकेस अगर आप सीएनजी लेते हो तो 26.55 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको मिलने वाला है। बाकी इंटीरियर की भी इमेज निकल के इसकी सामने आई है एक, जिसमें हमारे थोड़े ये अमित भाई साइड हो जाए तो इंटीरियर समझ में आए। जगह जगह पे अमित 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 लिख रखा है, तो इंटीरियर में कोई ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। पहले से बड़ी टच स्क्रीन है, बाकी सब कुछ लगभग सिमिलर है, पहले जैसा ही है। मारुति वाले भी कोई ज्यादा चेंज नहीं करते हैं अपनी फेसलिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं तो लेक्सस E5 या ES 350H को लॉन्च किया गया है। 68.1 लाख रुपए से शुरू होकर ये 90 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 2.5 लीटर 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, 244 bhp की पावर जनरेट करता है और इस गाड़ी को यहां पर असेंबल किया जाता है, इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई मॉरिस गैराजेस ने एक प्लेटफॉर्म को अनवील किया है, साथ में और भी कुछ टेक्नोलॉजीज अनवील की हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लग इन हाइब्रिड हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, प्योर इलेक्ट्रिक हो या रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सभी तरह की गाड़ियों को बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को अनवील किया है जिसकी थर्मल एफिशिएंसी है 43%, मतलब कि ये इंजन रियल लाइफ में आपको काफी अच्छा माइलेज निकाल के देने वाला है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ई क्लच को भी रिवील किया है। ये ई क्लच की खासियत ये है कि जो सीवीटी होते हैं ट्रांसमिशन, उससे 4 गुना ज्यादा ये तेज है, क्विक है, तो आपको स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिला करेगा। साथ ही में इनकी गाड़ियों में आपको 4 तरह के ड्राइविंग मोड्स मिलने वाले हैं, पैरेलल, सीरीज, इंजन डायरेक्ट और प्योर ईवी। पैरेलल का और ये सभी जो हैं ये हाइब्रिड या रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस तरह की गाड़ियों में आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। इसमें क्या होगा, इनकेस अगर आप पैरेलल मोड यूज करते हो तो इंजन और बैटरी दोनों मिलकर काम करेंगे गाड़ी को चलाने के लिए। सीरीज यूज करते हो तो इंजन जो है वो एज अ जनरेटर काम करेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, और गाड़ी चलाएगी बैटरी या फिर मोटर, ठीक है, मतलब मोटर ही चलाएगी, बैटरी पावर देगी। इंजन डायरेक्ट, मतलब नाम समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इंजन से चलाना चाहते हो तो वो चला सकते हो, और प्योर ईवी, नाम तो समझ में आ रहा है, सिर्फ बैटरी से चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। मतलब कुल मिला के आपकी गाड़ी में आपको 2 पावर सोर्स मिलेंगे, पेट्रोल इंजन भी और बैटरी भी। किस पावर सोर्स को कब और कितना और कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में है। ये खासियत आपको मिलेगी एमजी की गाड़ियों में। अब अगले महीने एमजी एक गाड़ी लॉन्च करने वाला है, जहां तक वो एक 7 सीटर गाड़ी होगी, प्लग इन हाइब्रिड में और ईवी में, दोनों वेरिएंट्स में आपको वर्जन में मिल सकती है। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने के पहले उसको टीज किया गया एक छोटे से वीडियो में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 28 जुलाई को इसका डेब्यू होने वाला है और उसके बाद इसकी बुकिंग्स वगैरह चालू होकर लॉन्च कर दिया जाएगा। फरारी ने एमाल्फी स्पाइडर को लॉन्च कर दिया है 4.6 करोड़ रुपीस में। 3.9 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है इसमें, 640 bhp की पावर और 760 Nm के टॉर्क के साथ में। 0 to 100 की स्पीड को ये सिर्फ 3.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। मतलब जब तक मैंने इतना बोला है उतने में वो 100 की स्पीड पर पहुंच चुकी है। टॉप स्पीड है इसकी 320 किलोमीटर पर आवर। और आगे बढ़े तो भाई 14th, 15th और 16th अगस्त को महिंद्रा वाले कुछ करने वाले हैं। कुछ करने वाले से मेरा मतलब है कि या तो नई टेक्नोलॉजीज को रिवील करने वाले हैं या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं या फिर दोनों। 14th, 15th और 16th को इनका इवेंट है मुंबई में। उस मुंबई में जो अभी तक गाड़ियां इनकी टीज हो रही हैं, जैसे कि विजन एस, हो सकता है उसका प्रोडक्शन वर्जन रिवील किया जाए या डेब्यू किया जाए, वो एक ही बात हो गई। स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू है, हो सकता है उसको डेब्यू किया जाए या लॉन्च किया जाए।
BE6 का जो अपग्रेडेड वर्जन है BE7 हो सकता है उसका डेब्यू किया जाए या लॉन्च किया जाए। लॉन्च तो कर मुश्किल है, डेब्यू किया जाएगा जहां तक है। हो शायद अगर स्कॉर्पियो क्लासिक को ये लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेल्स अगर अच्छी आती होगी तो हो सकता है उसका फेसलिफ्ट आने वाला हो। जो भी है, इनकी गाड़ियों का अपडेट या नई टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ आपको 14, 15, 16 को देखने को मिलने वाला है महिंद्रा की तरफ से। गुजरात में एक आरटीओ में AI पावर्ड टेस्टिंग को चालू किया गया। ठीक है, मतलब आप जब लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो ना, तो हल्की फुल्की गाड़ी चलवा के देखा जाता है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कुछ भी हो। मुझे पता है कई सारे लोगों ने बिना टेस्टिंग के ही लाइसेंस बनवा लिया, टाइम तो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन अभी टेस्टिंग होती है। तो उस टेस्टिंग को नॉर्मली पुलिस वाले जो रहते थे वो देखते दाखते थे, आरटीओ वाले, कि गाड़ी सही चल रही नहीं चल रही है, उसके बाद फिर वो टेस्ट पास होता था। अभी AI टेस्टिंग होने लगी, AI देखता है गाड़ी सही चला रहे हो नहीं चला रहे हो। तो 4 व्हीलर्स के लिए 5 लोग आए थे लाइसेंस लेने के लिए, 5 लोग फेल हो गए। 2 व्हीलर के लिए 25 लोग आए थे, 50% फेल हो गए। ये पहला दिन था। टोटल 30 लोग ही आए थे। आमतौर पर 250 लोग आते हैं, लेकिन जानबूझ के लोगों ने कम लोग लिए थे, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी से वहां के लोकलाइट्स भी ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं थे, तो स्टाफ वगैरह भी थोड़े घबरा रहे थे टेस्टिंग यूज करने कराने में, तो इसलिए कम लोगों को एनरोल किया गया था। तो चीजें चेंज हो रही हैं, AI धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में घुसता चले जा रहा है। और आगे बढ़े तो भाई, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने इथेनॉल के ऊपर बनाया था कि पुरी जी जो है, पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी जी, वो सीधी सीधी बात करते हैं, उनको घुमानी नहीं आती। और जब जब ये मिनिस्टर जी कैमरे के सामने आते हैं, कोई ना कोई चीज एक्सेप्ट करके चले जाते हैं। मतलब वो बातें हैं जो गडकरी जी जाने कब से टालने में लगे हैं, मीडिया के सामने छुपाने में लगे हैं, कैसे न कैसे बात को पलट के घुमा फिरा के अपना समय काट के निकल जाते हैं इंटरव्यू खत्म करके। लेकिन पुरी जी, बोला ना मैंने, सीधी सीधी बात। इस बार वो कैमरे पर आए तो उनका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया। असल में इन्होंने ये बोला कि भाई 2021 और 22 में हमने आपके पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाना चालू कर दिया था। 2022 और 23 में 12.1% इथेनॉल मिलाना चालू कर दिया था। 2023 और 24 में 14.6% इथेनॉल मिलाना चालू कर दिया था। और 2024-25 में आके 19.2% इथेनॉल मिलाना चालू कर दिया था। आप आज अचानक से कह रहे हो 2026 में कि E20 की वजह से 20% इथेनॉल की वजह से हमारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, जबकि पिछले 3-3.5 साल से आप 15% के आसपास इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल रहे हो, तब आपकी गाड़ी में दिक्कत नहीं आ रही थी। उनका इंटेंशन ये था कि भाई अभी तक आप 15-16% इथेनॉल वाला पेट्रोल पिछले 3 साल से चला रहे हो, तब आपकी गाड़ी में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपको पता नहीं था ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। अब आपको पता चल गया है कि ये 19-20% इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आने लगी। इसलिए ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है, ये पूरा प्लांट प्रोपेगेंडा है। गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही है, पूरा बेमतलब माहौल बनाया हुआ है, उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन मीडिया ने और लोगों ने किस तरह से लिया कि आपने 10% से 12% मिला लिया, 12% से 15% मिला लिया, 19% मिला लिया। आपने कभी किसी जनता में किसी को बताया ही नहीं, कभी कोई आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया ही नहीं। किसी पेट्रोल पंप पर कहीं लिखा ही नहीं है कि पेट्रोल में अब 10 नहीं 12%, 12 नहीं अब 15%, 15 नहीं अब 19% इथेनॉल मिलाया जाने लगा है। जनता को पता ही नहीं था। मतलब आपने जनता को छुपा के इतनी सारी चीजें आप कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था। अगर इस तरह से सोचा जाए तो आज क्या पता 20 नहीं 30% इथेनॉल मिल रहा हो हमको। हम तो सोच रहे हैं 20 मिल रहा है, क्या पता आप 25 की टेस्टिंग कर रहे हो। हमारी गाड़ियों में जो दिक्कत आ रही है, तो हम सोच रहे हैं E20 पेट्रोल है, हो सकता है वो E25 हो, E27 हो, E30 हो, इसलिए दिक्कत आ रही हो, क्या पता। कई सारी रील्स तो ऐसी भी निकल के आई हैं, हालांकि फ्लो में लोग बनाने लगते हैं वायरल होने के लिए, कि वो डीजल गाड़ियों में तक कहने लगे हैं कि मेरी डीजल गाड़ी माइलेज कम दे रही है, शायद एसयूवी इथेनॉल की ब्लेंडिंग होने लगी है। अब इस तरह की चीजें आप पब्लिकली एक्सेप्ट करोगे तो भाई इस तरह की रील्स को तो हवा मिलेगी। हम क्यों ना सोचें कि क्या पता आपने हमारे डीजल में भी 2, 3, 4, 5% आइसोब्यूटेनॉल मिलाना शुरू कर दिया हो, क्योंकि आप छुप के भी काम कर सकते हो, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई देखो, पुरी जी की अप्रोच गलत नहीं थी, लेकिन थोड़ा भोलापन था जिस चक्कर में वो बेचारे उल्टे फंस गए। तो इसलिए मैंने कहा था पुरी जी थोड़े सीधे सीधे चलते हैं। ये चीज कभी आपने गडकरी जी के मुंह से निकलती नहीं देखी होगी। पहले भी पुरी जी नहीं एक्सेप्ट कराता था कि गाड़ी के गास्केट में खराबी आती है, गाड़ी के पार्ट्स खराब होते हैं इथेनॉल से। अब ये दूसरी चीज भी इन्होंने ही एक्सेप्ट करी है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी इथेनॉल के ऊपर मैं जो एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला था वो मैं कल या परसों में आपको डिलीवर कर दूंगा। उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ इथेनॉल को लेकर मुझे एक अपडेट मिल जाती है। वो एड ऑन करता हूं तो पूरी हर चीज चेंज ऊपर नीचे हो जाती है।
तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जानबूझ के एक आध 2 दिन मैंने उसको डिले कर दिया है। ऐसा ना हो कि मैं सुबह वीडियो बनाऊं और शाम तक पूरी कहानी पलट जाए। और आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट का वेट कर रहे थे, उन लोगों के पास एक डेट आ गई है। 17 अगस्त को स्लाविया का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, तो आपका इंतजार अब खत्म हो जाएगा। लगभग 1 महीने बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। चाइना, जो कि सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, और वहां पर जो गाड़ियां बिकती हैं उनमें से आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं। एक्चुअल में आधी से भी ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बिकती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकती हैं। उसके बावजूद भी चाइना की एक स्टडी के अनुसार देखा जाए तो चाइना में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी 3 साल के बाद रीसेल वैल्यू 43% रह जाती है। जिस मार्केट में इतनी सारी लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर महीने बिकती हैं, वहां पर भी 3 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी की रीसेल वैल्यू 43% रह जाती है। मतलब आज आप अगर 10 लाख रुपए की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हो तो 3 साल बाद आपको उसके गाड़ी के 4-4.5 लाख रुपए मिलेंगे चाइना में। इंडिया में तो क्या ही बोलूं मैं, चाइना में। उस स्टडी के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में चेंजेस आते ही जा रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं ना, आज हमने कोई स्मार्टफोन खरीदा, 1 हफ्ते बाद उससे बेहतर स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। वैसे ही चाइना में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। इतनी ज्यादा नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं, पहले से बेटर बैटरी, पहले से बेहतर रेंज, पहले से बेहतर फीचर्स, पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी, पहले से बेहतर सेफ्टी आते ही चले जा रही है कि कोई गाड़ी अगर आप आज ले भी लेते हो तो 7-8 महीने में वो इतनी पुरानी लगने लगती है कि भाई पता नहीं क्या ही हमने बाबा आलम के जमाने की गाड़ी ले रखी है, जिस वजह से उनकी रीसेल नहीं मिल रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मार्केट वहां पर इतना ज्यादा हैवी हो गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, जिस वजह से नई गाड़ियों के प्राइसेस कंपनीज कम करने लगे हैं ताकि उनकी सेल ज्यादा हो। अब पुरानी गाड़ियों के प्राइसेस तो वही हैं, नई गाड़ियों के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो डिफरेंस हो रहा है कम, जिस वजह से कस्टमर सोच रहा है कि मैं पुरानी गाड़ी में थोड़े पैसे मिला के क्यों ना एक नई गाड़ी खरीद लूं, जिस वजह से इनकी रीसेल वैल्यू और घटती चली जा रही है। तो ये कुछ रीजंस उस रिपोर्ट में बताए गए हैं रीसेल वैल्यू 50% से भी कम होने के। और आगे बढ़ते हैं, तो भाई किसी महाशय ने एक आरटीआई लगाई थी इंडियन ऑयल के ऊपर ये जानने के लिए कि XP95 क्या है, इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी होती है। अभी तक लोग बाग सोच रहे थे कि XP95 का मतलब है कि जैसे E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल, वैसे ही XP95 का मतलब है कि 5% इथेनॉल है और 95% प्योर पेट्रोल है। जबकि असल में ऐसा कुछ था नहीं। 95 का मतलब था ऑक्टेन रेटिंग, कि 95 ऑक्टेन पेट्रोल है, ये परफॉर्मेंस पेट्रोल है। बाकी ब्लेंडिंग यहां पर भी 20% ही हो रही है, ये निकलकर सामने आया इस आरटीआई में। तो XP95 प्योर पेट्रोल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे अभी तक तो गलत सोच रहे थे। आगे बढ़ते हैं, टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं। तो एथर EL प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्कूटर डेब्यू करने वाला है 29 अगस्त को। और एथर से जुड़ी एक और न्यूज है, वो ये कि हीरो मोटोकॉर्प 2016 से एथर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उस कंपनी में 29.48% का स्टेक्स भी है हीरो का, जो कि सबसे बड़ा स्टेक है एक्चुअली में। अब हीरो ने फैसला लिया है कि 1000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाला है ये एथर के ऊपर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर। ट्रायम्फ स्पीड ट्विन 1200 TFC का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया गया है 21 लाख रुपीस में। इस गाड़ी की सिर्फ 750 यूनिट्स बनाई जाएंगी। 1200 सीसी का इंजन है, 105 bhp की पावर और 112 Nm के टॉर्क के साथ में। हार्ले डेविडसन डेडवुल को अनवील किया गया है। 1923 सीसी का इंजन है, 98 bhp की पावर और 163 Nm के टॉर्क के साथ में। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट एडिशन को रिवील किया गया है। सिर्फ 25 यूनिट्स इसकी इंडिया आने वाली हैं। टोटल 100 यूनिट्स बनाई जाएंगी ग्लोबली। 100 में से 25 इंडिया आएंगी, बाकी 75 ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएंगी। 5.75 लाख रुपीस में यह गाड़ी मिलने वाली है। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो 30 जुलाई को 7 PM के बाद इसकी बुकिंग चालू होगी। ऑनलाइन ही होगी ऑब्वियसली, आप ले सकते हो। सिर्फ 25 है ऑल ओवर पूरे इंडिया में। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्लिप असिस्ट क्लच और फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट के साथ में लॉन्च की गई है 1.95 लाख रुपीस में। तो इस हफ्ते की न्यूज तो बस इतनी थी। बाकी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि ओनरशिप रिव्यूज के लिए, या फिर कह लो कि अगर आप मेरे साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं खुद की गाड़ी के ऊपर, 4 व्हीलर्स के ऊपर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया है। कई सारे लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूं अभी तक, क्योंकि इतने सारे मैसेज डले हुए हैं, सबको देखना पड़ेगा। और बाकी कई सारे लोग ऐसे थे जो कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि वो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं तो कांटेक्ट कैसे करें। इनकेस अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, राइट WRITE राइट 2ASY car drive @gmail.com।
इस आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इनकेस अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो। अगर इंस्टाग्राम पर हो तो बेटर है कि आप वहीं कांटेक्ट करें। चलिए, बाकी इस वीडियो में से इतना ही है। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।